शिव के प्रिय सावन महीने की शिवरात्रि आज मनाई जा रही है। शिवालयों में जलाभिषेक करने के साथ ही पूजा रुद्रपाठ किए जा रहे हैं। हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में भीड़ लगी है। देश के सभी शिवालयों में भक्तों की कतार दिख रही है। मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइन है। शिव भक्तों ने बम बम भोले हर हर महादेव की जयकारों से पूरा शिवालय गूंज रहा है। कांवड़िए और शिव भक्त जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जो भी मांगो वो सही है। अपना आस्था बनाए रखे भोले बाबा सब पे कृपा अपनी अपनी। तो क्या मान लो ये कि हमारा धर्म है, सनातन धर्म जिसे बोलते हैं। इतनी मतलब अटूट कृपा है भोलेनाथ की कि बोलो आस्था नहीं हो तो कोई नहीं है। इस वक्त हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, ऋषिकेश से आशीष डुबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप कहां पर किस शिवालय के पास मौजूद हैं? वहां पर भक्तों का उत्साह कैसा दिख रहा है? मेनका आपको बताना चाहूंगा, सुबह 4:30 बजे से आज सावन की शिवरात्रि जो है वो शुरू हो गई थी। सुम मुहूर्त भी शुरू हो गया था और लगातार सुबह 4:30 बजे से नीलकंठ महादेव मंदिर में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश भर से आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। कल रात से ये प्रक्रिया जारी हुई और लगातार जितने ऋषिकेश के पौराणिक मंदिर है वहां भी लगातार शिवालयों पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं ऋषिकेश के चंद्रेश्वर महामंदिर में। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ है और सुबह से जलाभिषेक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज का दिन है वो इसलिए पुण्य माना जाता है क्योंकि आज का जो शिव और पार्वती का पुनर्मिलन जो हुआ है उसको लेकर सावन की शिवरात्रि में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मंदिरों में इसका उत्साह देखने लायक होता है। सुबह ही लोग गंगा स्नान करके अपने घरों से निकलकर शिवालयों का रुख करते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं। जी मेनका जी, और मैं देख भी पा रही हूँ आपके पीछे स्क्रीन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिख रहे हैं जो मंदिर पहुंच रहे हैं, जिनमें युवा भी दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी अब धर्म कार्यों से जुड़ रहे हैं। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। पुलकित हमारे साथ हैं दक्षेश्वर मंदिर से। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर और ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ यहीं पर रहते हैं। राजा दक्ष को उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था। पुलकित, क्या इंतजाम किए गए हैं मंदिर में? और रात के वक्त तो आज विशेष श्रृंगार, विशेष पूजा होती है, उसकी कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मंदिर का इतिहास सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ बताया जाता है और भगवान शिव की कृपा इस मंदिर को कहा जाता है। जैसे कि आपने बताया कि भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद है कि इस मंदिर में पूरे सावन के महीने भगवान शिव विराजमान रहते हैं। तो इसलिए जो इस मंदिर की जो महिमा है वो दूर दूर तक फैली हुई है। इसलिए दूर से श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचते हैं और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक के लिए उनकी भीड़ उमड़ती है। आज की अगर भीड़ की बात करें तो सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लंबी कतारें मंदिर परिसर में लगी हुई है और मंदिर के पूरा मंदिर का देखना परिसर है। लगातार यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है। मंदिर को विशेष तौर पर यहाँ पर किया जाता है और इस बार भी मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। और जो मंदिर की जो छटा है वो इसलिए ही देखते ही बन रही थी। रात में यहाँ से पूरी लाइट से और फूलों से मंदिर का श्रृंगार किया गया था। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर शुरू हो गई थी और चूंकि लाइन यहाँ पर काफी लंबी लगी हुई है जी, तो सुबह 4 बजे से लोग कतारबद्ध है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना की यही खूबसूरती है कि कोई आडंबर नहीं चाहिए, बस आप के भाव जो है, भाव के भूखे कहे जाते हैं भोलेनाथ। और आज जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि है, माँ पार्वती की भी आज पूजा अर्चना हो रही है भगवान भोलेनाथ के साथ साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात ऑपरेशन कालनेमी की करते हैं। एक ऐसा अभियान जिसने बीते 11 दिनों में 2500 से ज्यादा छद्म वेश्यों को बेनकाब किया है। अब सरकार इस पूरे ऑपरेशन को कानूनी आधार देने की तैयारी में है। कांवड़ यात्रा से ठीक एक दिन पहले
10 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की थी। तब से अब तक उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से 2500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान और धरपकड़ की जा चुकी है। इनमें से 222 आरोपियों पर केस भी दर्ज किए गए हैं, जिन पर धर्म के नाम पर धोखा देने, झूठी पहचान छिपाकर रहने और लोगों को गुमराह करने के गंभीर आरोप हैं। हालांकि गिरफ्तारी सिर्फ 140 लोगों की ही हो पाई है, जिससे स्पष्ट है कि मौजूदा अभियान में कुछ खामियां हैं। इसी के मद्देनजर अब सरकार इसे कानूनी रूप देने की दिशा में काम कर रही है। कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छदम वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार करें। जब तक कोई कठोर गाइडलाइन नहीं बनेगी इस ऑपरेशन के ऊपर, बहुत सारे लोग पकड़े गए, 2-2.5 हज़ार लोग पकड़े गए और कुछ ही लोग 100-150 लोग बंद किए गए, तो कहीं न कहीं इस विषय पर सरकार को बड़ी गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी, कानून की समीक्षा करनी पड़ेगी। कानूनी विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि बिना स्पष्ट और ठोस कानून के ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं है। ठोस कानूनी प्रावधान के अभाव में अपराधी बच निकलते हैं, इसलिए ऑपरेशन कालनेमी को कानूनी कवच देना बेहद जरूरी है। ऐसे में एक नियम बनने चाहिए, एक कड़ा प्राविधान बनना चाहिए, इसमें एक एक्ट भी बनना चाहिए, अदर देन आईपीसी एक एक्ट बनना चाहिए, एक छोटा सा, जो धर्मस्व और राजस्व के धर्मस्व संस्कृति के टाइम अंदर आना चाहिए। उसमें एक एक्ट बना के एक नियमावली बननी चाहिए। दरअसल अब तक ये ऑपरेशन प्रशासनिक आदेशों से चल रहा था, लेकिन अब सरकार इसे विधिवत तरीके से कानूनी दायरे में लाने जा रही है। इससे न केवल फर्जी धर्मगुरुओं और पहचान छुपाकर रहने वालों पर सीधी कार्रवाई हो सकेगी, बल्कि धार्मिक ठगी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त में शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस एक्ट से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर। पूरे उत्तराखंड में अब बिना वजह सरकारी अस्पताल मरीजों को रेफर नहीं कर सकेंगे। मरीजों को रेफर किए जाने के लिए सीएमओ और सीएमएस की जिम्मेदारी होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मरीजों को रेफर करने पर अस्पताल को फॉर्म भरना होगा, साथ ही रेफर करने का कारण भी बताना होगा। उत्तराखंड में पहले फेज के चुनाव के लिए मंगलवार को शाम चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण की वोटिंग 24 जुलाई यानी कि गुरुवार को होनी है। कल होनी है वोटिंग। पहले फेज में 17,829 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरे फेज में 14,751 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला होगा और 28 जुलाई को इसके लिए मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए यानी कल के मतदान के लिए राज्य के 49 ब्लॉकों के 4,679 मतदान केंद्रों के 5,823 मतदान स्थल पर वोटिंग होनी है। 1,521 संवेदनशील केंद्र बताए जा रहे हैं। साथ ही 533 केंद्र को अति संवेदनशील माना गया है, जिसमें करीब 8,000 पुलिस जवान, 3,420 होमगार्ड के जवान, 2,376 पीआरडी के साथ ही 22 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। इस वक्त मानसून की वजह से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। साथ ही सभी मतदान पार्टियों की समय पर तैनाती और सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए। एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी हर टीम के साथ की गई है। तो अब की बार विशेषकर क्योंकि ये आयोजन होना था, तो बहुत व्यापक स्तर पे उसकी तैयारी मौसम को देखते हुए, जो टीम्स के जाने के, पोलिंग पार्टीज़ के जो रास्ते हैं,
उनमें एक्स्ट्रा फोर्स एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के हमारे जवान वो भी अलर्ट हैं इन रूट्स पे जो आपदा संभावित है। उत्तरकाशी के दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए 81 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, जिसमें विकास खंड पुरोला की 5, नौगांव की 34 और मोरी की 42 पोलिंग पार्टियां हैं, जबकि बाकी पोलिंग बूथों के लिए बुधवार को 23 पोलिंग पार्टियों को भेजा जाएगा। वहीं बारिश से रास्ते बंद होने पर फौरन रास्ते खोलने के निर्देश हैं। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को थम गया। बीजेपी जहां जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव से पहले हथियार डाल दिया है, ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। प्रदेश के 12 जिलों की करीब 7,500 ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को होनी है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसमें पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनाव को गांव के अंतिम व्यक्ति के अधिकार का चुनाव बताया है। उनका दावा है कि देवभूमि की जनता ने अब तक हर स्तर पर बीजेपी को समर्थन दिया है। ऐसे में पंचायतों की सत्ता भी बीजेपी के हाथ में ही आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद। दूसरी ओर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से ये साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे पदों पर कांग्रेस 75% जीत दर्ज करेगी, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पदों को लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं दिख रही। अच्छी उम्मीद है। हम देखें, हम प्रधान काफी जीतेंगे, हम क्षेत्र पंचायत काफी जीतेंगे, या अंदाज लगा लीजिएगा 75% प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत के आएंगे। ब्लॉक प्रमुख में मैं कह नहीं सकता, धन की मार चलेगी। पंचायत चुनाव में कुल 66,000 से अधिक पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से करीब 22,000 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब बचे हुए लगभग 11,000 पदों पर चुनाव होना है, जिनके लिए 32,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें फर्स्ट फेज यानी कि 24 जुलाई को करीब 17,000 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होना है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठे, तो वहीं प्रत्याशियों को हाईकोर्ट ले जाकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करना पड़ा, जिसमें अब टिहरी की बूतसी जिला पंचायत सीट से उम्मीदवार सीता देवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उनके नामांकन को सही ठहराया। पूर्व में सीता देवी के नॉमिनेशन को कथित रूप से एनओसी की कमी की वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद अकेले मैदान में बची उम्मीदवार सरिता नकोटी को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। सीता देवी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी। सरिता नकोटी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और सीता देवी के नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया है, उसमें कुछ गलत नहीं माना है और उसके बाद उन्होंने यह कहा है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस माननीय उच्चतम न्यायालय का नहीं होगा, यानी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कायम है और अब सीता भुतसी विलेज जौनपुर टिहरी गढ़वाल से चुनाव लड़ सकती हैं।
राज्य के डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसर्स को पीठासीन अधिकारी के तौर पर चुनाव ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश के साथ याचिका को रद्द कर दिया। अल्मोड़ा के 7 प्रोफेसर्स ने याचिका दाखिल की थी कि वो श्रेणी ए के कर्मचारी हैं और उनके ऊपर श्रेणी बी के कर्मचारियों को सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया। याचिका में कहा गया कि उनसे नीचे वालों को उनका अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि पीठासीन अधिकारी अपने बूथ का अधिकारी होता है, इसलिए ये तर्क गलत है। सात लोगों ने उनका ये कहना था कि हम श्रेणी क के कर्मचारी हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी पर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी समूह ख के अधिकारियों के अंतर्गत काम नहीं। माननीय न्यायालय के पूर्व के निर्णय के अनुपालन में आज रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। उधम सिंह नगर की कुंडा पुलिस ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। यहां पंचायत चुनाव के चक्कर में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को जहर देकर मार दिया है, ये आरोप लगे हैं। उधम सिंह नगर के थाना कुंडा इलाके में पिछले दिनों एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि मौत सामान्य नहीं है, बल्कि ये हत्या है। पुलिस ने राहुल कुमार नाम के शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए दावा किया है कि राहुल की हत्या बलविंदर और सुखविंदर नाम के 2 आरोपियों ने किया है। जहर देकर उसे मारा गया ताकि मृतक का परिवार चुनाव में उन्हें चुनौती न दे सके। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग है आज। इस बैठक में अग्निवीरों को सरकारी सेवा में आरक्षण और विधानसभा सत्र के मद्देनजर कई प्रस्ताव आ सकते हैं। इसी के साथ उच्च शिक्षा, चिकित्सा, कार्मिक विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आज सचिवालय में 11 बजे मीटिंग शुरू होगी। देहरादून में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम होगा। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले रहेंगे मौजूद। संघ के शताब्दी वर्ष पर किताब का लोकार्पण करेंगे। IRDT सभागार में शाम 5:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। इधर IIT रुड़की ने अपने 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। दरअसल सिविल लाइन के बस अड्डे पर बीते दिनों से एमटेक के एक छात्र से मारपीट हुई थी, जिसमें पीड़ित छात्र ने 5 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसके बाद IIT प्रबंधन ने मामले की गोपनीय जांच करवाई और जांच में ये आरोप सही पाए गए। जिसके बाद IIT प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की, 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया। इसकी जानकारी मीडिया सेल ने दी है। वहीं बताया जा रहा है कि मामले में शामिल 2 और छात्रों पर भी कार्रवाई हो सकती है। पिछले दिनों एमटेक के एक छात्र के साथ IIT के कुछ छात्रों ने मारपीट कर दी थी। उस मामले में अब IIT रुड़की ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 छात्रों को निष्कासित किया गया है। यह जानकारी जो मीडिया सेल IIT की रुड़की है उसने दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी। मनोज जयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। अगले साल सितंबर के बाद मसूरी का सफर आसान हो सकता है, तो टूरिस्ट और लोकल लोगों को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिल सकती है। देहरादून में 1500 गाड़ियों की पार्किंग के साथ रोपवे तैयार हो रहा है, जिससे 1 घंटे का ये सफर हवा में महज 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। मसूरी और नैनीताल 2 ऐसे हिल स्टेशन हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। यही वजह है कि सीजन में दोनों शहरों को बड़ा ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है। पर मसूरी में लोगों को ट्रैफिक जाम न झेलना पड़े, इसके लिए रोपवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। देहरादून के पुरकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक तेजी से काम चल रहा है, ताकि देहरादून से 1 घंटे का सफर 12 मिनट में पूरा हो सके। 2 शहरों को रोपवे से जोड़ने वाला ये अब तक का राज्य में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सड़क से देहरादून मसूरी की दूरी करीब 34 किलोमीटर है, तो रोपवे सिर्फ 5.5 किलोमीटर का होगा। इस रोपवे में कुल 26 टावर लगेंगे। सभी टावर पर काम शुरू हो चुका है।
देहरादून के पुरकुल गांव में 1500 गाड़ियों की पार्किंग होगी। 1 घंटे में रोपवे से 3000 यात्री आना जाना कर सकेंगे। पीपीपी मोड पर बन रहे प्रोजेक्ट की लागत 285 करोड़ रुपए है। सितंबर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की डेडलाइन रखी गई है। टूरिज्म सेक्रेटरी धीराज गर्ब्याल के मुताबिक काम तय वक्त में पूरा होगा। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है। टूरिस्ट सीजन में देहरादून और मसूरी के बीच सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम की होती है। उसी को देखते हुए और उसको कम करने के लिए यात्रियों को परेशान ना होना पड़े, यही देखते हुए अब रोपवे बनाया जा रहा है। आप देखेंगे तो पुरकुल में इसका जो बेसमेंट है उसकी लगभग तैयारी हो चुकी है, जहां से ये रोपवे शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1500 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई जा रही है ताकि जो यात्री यहाँ पर आए अपनी कार यहाँ पार्क कर दें और फिर रोपवे के जरिए मसूरी। सितंबर 2026 की इसकी तारीख रखी गई है इसके कंप्लीट होने की और 285 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मसूरी में भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक जाम लगना आम बात है। ऐसे में अगले साल रोपवे की शुरुआत की बात से आम लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। देखो, लोकल पब्लिक को भी इससे सहूलियत होगी आने जाने के लिए। बाकी जो मसूरी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उससे जो है लोकल लोगों को भी फायदा मिलेगा। जो बाहर से आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आएगा घूमने का। हाँ, टूरिस्ट ट्रैफिक कम हो जाएगा। जाम जो लगता है ऊपर की तरफ ये किंग परेड के आसपास, उससे पहले उसमें कमी आ जाएगी। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में टूरिज्म के लिहाज से बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ये काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले साल रोपवे की शुरुआत के बाद लोकल और टूरिस्ट को कीमती वक्त ट्रैफिक जाम में फंसकर नहीं बिताना पड़ेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली में 2 दिन से बंद नीति मलारी नेशनल हाईवे खुल चुका है। हाईवे भाप कुंड के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ था। रोड खुलने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। रोड बंद होने के बाद से कई गाड़ियां फंसी हुई थी। वहीं कई गाड़ियां मतदान कर्मचारियों की भी थी, जिन्हें दूरस्थ बूथों तक पहुंचना था। फंसी सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। बात बद्रीनाथ धाम की, जहां पर तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का लंबा हुजूम देखने को मिला। सोमवार को बद्रीनाथ धाम में 8000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन के लिए। धाम में बढ़ती भीड़ की वजह से नेशनल हाईवे पर रौनक लौट आई है। बद्रीनाथ धाम में 11,78,000 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं।